Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Latif Exams. Today we will discuss Pakistan and current affairs important lecture Economic Development in Pakistan. तो आज हम पाकिस्तान की जो इकानमी है इसका एक सरसरी सा जायज़ा लेंगे कि ये जो जब से इसकी क्रिएशन हुई है पाकिस्तान की, इसकी इकानमी के क्या हालात रहे हैं और इसमें अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं, इसके रीज़न देखेंगे, कुछ इसकी हम रिकमेंडेशन देखेंगे और इसमें हम सारा इसको डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973 में, तो इकोनॉमिक मैटर्स बेसिकली थे आर्टिकल 3, उसमें एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन थी कि उसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी, उसको एलिमिनेट करना है हमने। उसका आर्टिकल 18 देखें तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड थी और बिजनेस और प्रोफेशन इसमें फ्रीडम थी। 73 को देखें तो प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एलिमिनेशन ऑफ सोशल इविल्स। और 38 को देखें तो उसमें सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग की बात की गई थी कि लोगों की इकानमी और सोशल वेल बीइंग के लिए वर्क करना होगा। तो इकानमी ऑफ पाकिस्तान को देखें तो जब लास्ट फ्यू ईयर इकानमी को देखते हैं हम, तो बहुत सीरियस स्टेट में कंडीशन में हमें मिलती है, क्योंकि इसकी इंटरप्ले ऑफ मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी जो हैं एक हिसाब से तो आप समझ लें कि बैड गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वीकनेस की वजह से ये बहुत प्रॉब्लमेटिक रही हैं, क्योंकि इसमें बैड गवर्नेंस रही है और पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो रही है। इकानमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकानमिक डेवलपमेंट है क्या चीज़? बेसिकली जनरली ये जो सस्टेन्ड जो कंसर्टेड एक्शन ऑफ पॉलिसी मेकर्स होते हैं या जो कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इकानमी के हेल्थ जो स्पेसिफिक एरिया होता है उसको प्रमोट करती हैं, तो उनकी जो डेवलपमेंट होती है हम इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस की बुनियाद पे भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। वो कैसे कि उसकी क्वांटिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, ये दोनों हम इसमें ये भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक्शंस होते हैं जो कि मल्टीपल एरिया जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल होती है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रीजनल कम्पिटिटिवनेस होती है कि रीजन में हम कितना कम्पीट कर रहे हैं, हमारे रीजन में इकानमी कहाँ रिलाय करती है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होती है, सोशल इंक्लूजन होती है, हेल्थ सेफ्टी सैनिटेशन लिटरेसी और भी कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं जिन्हें हम उनके बेस पे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। और इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ से कुछ डिफरेंट है। वो क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली एक पॉलिसी इंटरवेंशन होती है जो कि इकानमी और सोशल वेलबींग पीपल के लिए या इकानमिक ग्रोथ जो होती है उसकी जो मार्केट प्रोडक्टिविटी होती है और जीडीपी जो राइज होती है उसको स्टडी करती है। तो इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ की फीचर्स हैं, वो क्या होते हैं? उसमें नेचर ऑफ द स्टेट होता है और पॉलिटिकल सिस्टम होता है कि नेचर ऑफ द स्टेट कैसी है और उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। सेकंड बात, पाकिस्तान अडॉप्टेड टिपिकल मर्केंटलिस्ट अप्रोच। बेसिकली मर्केंटलिज्म एक इंटरनेशनल रिलेशन की ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकानमी है उसकी एक थ्योरी है। तो वो बेसिकली इकानमी थ्योरी और प्रैक्टिस में देखें तो ये यूरोप में डोमिनेंट रही है 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, जिसने गवर्नमेंटल रेगुलेशन जो थी नेशन इकानमी की उसको प्रमोट किया है ताकि वो स्टेट हमेशा पावर में रहे और उसके जो राइवल थे नेशनल पावर उनको उन पे एक्सपेंस की बेस बनी है। तो ये इकानमिक काउंटर पार्ट है पॉलिटिकल अब्सोल्यूटिज्म में। तो पॉलिटिकल टर्मोइल होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिबेट्स होती हैं, इसमें इलिटरेट अनएजुकेटेड और अनहेल्दी पॉपुलेशन जो होती है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। इसके बाद 77 ईयर ऑफ इकानमिक डेवलपमेंट को हम स्टडी करेंगे कि ये जो 77 ईयर थे पाकिस्तान की इकानमी, इसकी कुछ फेजेस थी। जो फेज 1 थी उसमें था लेइंग द फाउंडेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो हमने उसकी फाउंडेशन बनानी थी और ये फेज़ 1947 से 1958 तक रही है। इसमें बेसिकली जो प्रीडोमिनेंटली जो अग्रेरियन सोसाइटी थी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, वो अनडेवलप्ड थी और न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थी, उसमें प्रॉब्लम थे, जिसमें लिटल इंडस्ट्री थी, कुछ सर्विसेज थे और इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर था। उसके बाद इंटरनेशनल कंडीशंस बहुत एडवर्स थी और कुछ प्रेकेरियस डोमेस्टिक सिचुएशन भी थी। उसके बाद कुछ ब्यूरोक्रेसी की ऐसी अटेम्प्ट्स हुई जो कि पाकिस्तान को आप समझ लें कि उनको प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में लाई। उसके बाद कैपिटल का ना होना, फिर उसके बाद ट्रेड सरप्लस, तो ये कुछ इस एरिया में थी। इसके बाद फेज सेकंड को देखें, उसका जो फेज सेकंड है उसको नेम रखते हैं द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें कुछ खासी डेवलपमेंट हुई इकानमी के हवाले से जो कि 1958 से 1968 तक रहा है। तो इसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई? इसमें
एक देखें, वन ऑफ द मोर नेगेटिव फीचर था जो अयूब खान का इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी थी, वो बेसिकली सप्रेशन ऑफ वेजेस एंड बैन ऑन द लेबर एक्टिविटीज, ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट किया। तो इसमें की फैक्टर देखें तो यही वजह बनी कि अयूब साहब का जो रजीम था उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और पॉपुलैरिटी हो गई जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी पीपी रजीम की, उसकी पॉपुलैरिटी भी इसी बेस पे हुई थी। इसके बाद फेज सेकंड में जो बेसिकली उसके करेक्टराइज थे वो सर्टेन पैराडॉक्सेस थे, जिनमें आप समझ लें कि वन हैंड इट हैड बिगेस्ट ग्रोथ रेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये पॉजिटिव था। और दूसरा ये था कि प्रोड्यूस लार्ज इंक्रीज इन इनकम इनक्वालिटीज, इंट्रा रीजनल डिफरेंसेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। उस वक्त क्योंकि लैंड लॉर्ड सिस्टम था और उसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ना वो फेयर नहीं हुई थी। उसके बाद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस वक्त कौन से थे? एग्रीकल्चर जो ग्रोथ थी वो बेसिकली 41.5% थी, क्योंकि हम टोटली जो डिपेंड थे उस वक्त एग्रीकल्चर, हमारी जो लैंड थी, क्रॉप थी, हम उन पर डिपेंडेंट थे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो वो 9.1% थी। तो ये दो की फैक्टर थे। इसके बाद अचीवमेंट को देखें तो इनकी अचीवमेंट्स थी बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ कंसिडरेबल जो है ना इनकी अचीवमेंट्स हुई। इनकी सिग्निफिकेंस लीज को देखें तो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि उन्होंने लैंड रिफॉर्म की थी और बेसिक डेमोक्रेसी जो है ना उस वक्त वो लाई गई थी 1960 में। तो बेसिक डेमोक्रेसी जब आई, यूप खान का रजीम आया, तो उसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। तो मॉडर्न कैपिटल इकानमी थी, तो हाई ग्रोथ रेट था मैन्युफैक्चर सेक्टर में और उसमें एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गई थी और एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोग्रेस हो रही थी, जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म की थी। इसके बाद फेलियर को देखें तो फेलियर कौन सी थी? बेसिकली जो डिस्पैरिटीज़ थी इकानमिक में वो इंक्रीज होना शुरू हो गई। उसके बाद इकानमिक प्रॉस्पेरिटी की कंसंट्रेशन थी, सोशल सेक्टर जो है ना वो उसे निगलेक्ट कर दिया गया और आप समझ लें कि ना होने के बराबर जो है ना वो रियल वेजेस में इंक्रीज हुआ। इसके बाद ट्रेड ट्रेड जो है ना वो हाईली कंट्रोल्ड थी। तो जो हाईली कंट्रोल ट्रेड थी वो आप समझ लें कि मर्केंटलिज्म की पॉलिसी जो है ना उसको लागू किया गया, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू नहीं किया गया। उसके बाद लोकल मार्केट को टोटली डिस्टॉर्ट कर दिया गया, क्योंकि जो आप समझ लें कि जो ओवर वैल्यूएशन थी, जो उसकी वैल्यूएट किया गया था एक्सचेंज रेट को, उसको कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। इसके बाद फेज थर्ड आती है जो कि बैड लक ईयर्स होते हैं। इसमें 1969 से 1977 तक ये रहा। इसकी अचीवमेंट देखें तो बेसिकली कुछ फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट की फाउंडेशन बुनियादें रखी गई, जिसमें बेसिक इंडस्ट्री थी वो सेट की गई। उसके बाद एक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की एक बुनियाद रखी गई। उसके बाद मिडल ईस्ट को जो हमें बूम मिला। उसके बाद लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में ये ज़रा स्टार्ट हुई। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है ना वो डबल हो गई थी, क्योंकि पावर डिवेल्यूएट हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इसमें अचीवमेंट थी। इसके बाद इसकी अचीवमेंट में ये आता है कि ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। बेसिक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी, क्योंकि कैपिटल गुड्स जो है ना इंडस्ट्री की वो इस्टेब्लिश हो गई थी। मिडल ईस्ट की बूंद जो है ना वो क्रिएट हो रही थी, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ में एक्सपोर्ट लेबर थी जो कि हम मिडल ईस्ट में हम एक्सपोर्ट करते थे। कुछ फिगर के मुताबिक 2.2 मिलियन लेबर फोर्स थी जो कि मिडल ईस्ट में हमें रेमिटेंस भेजती थी। तो ये हमें बहुत बेनिफिट होता था। फेलियर को देखें तो फेलियर में बेसिकली भुट्टो को जो क्रिटिसाइज़ किया गया, इकोनॉमिक प्रोग्राम जो थे उसके टोटल फेलियर थे। उसके बाद उसका मेजर जो काज थी वो लूस ऑफ, आप समझ लें कि जो ईस्ट पाकिस्तान का वो फॉल ऑफ ढाका हुआ, वेस्ट पाकिस्तान 50% ऑफ इट्स गुड एंड एक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स रॉ मटेरियल। तो ये बहुत बड़ा उसमें प्रॉब्लम था। उसके बाद डिवेल्यूएशन हुई थी रुपये की 1972 में, क्योंकि इसका मसला ये हुआ था कि जब ये जो टर्म ऑफ ग्रोथ थी वो डिवाइडेंड हुई और फॉल ऑफ ढाका के बेस पे हमारा जो एक्सचेंज रेट था वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक हो गया। इस वजह से करेंसी भी डिवेल्यूएट होना शुरू हो गई। उसके बाद ये 1973 में जो ऑयल एम्बार्गो लगा था उसने भी, आप समझ लें ओपेक का जो ऑयल एम्बार्गो लगा था उसने भी एक किस्म का इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट कर दिया था। 73 में वर्ल्ड वाइड रिसेशन भी आया था, जिसे ग्लोबल ऑयल क्राइसिस भी कहते हैं। तो रिकरेंट कॉटन क्रॉप फेलियर एंड फ्लड्स इन 1973, जिसमें 74 में भी आया था, 76 में भी आया था, जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा मुतासर किया था उसने। ये भी इसकी फेलियर की रीज़न बनी थी। फेज 4 को देखें तो ये सेकंड मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई थी 1977 से 1988 तक। ज़ियाउल हक की, जनरल ज़ियाउल हक की, उन्होंने बेसिकली लिबरल इकानमी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसमें इकानमिक्स और रिलीजन में आप समझ लें कि वो बैलेंस नहीं रख पा रहे थे। स्टेट वाज मोर ऑफ रेंट सीकिंग। इसमें न्यू क्लास इंटरप्रेन्योर स्पेशली जो सिविल और मिलिट्री जो इमर्ज हुई थी वो इसमें इन्वॉल्व हुई, क्योंकि जब सोवियत ने इन्वेड किया पाकिस्तान, एक फ्रंट लाइन स्टेट उसमें इमर्ज हुआ। तो मैसिव फ्लो ऑफ एड टू पाकिस्तान, वहाँ पे एड बहुत ज़्यादा आई।
जो कि मिडल ईस्ट से भी आती रही, अमेरिका से भी आती रही, तो इसने उसे बहुत ज़्यादा एज दिया था। उसके बाद अचीवमेंट्स में देखें तो लिबरल इकॉनमिक पॉलिसी में आता है, हायर इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी। तो सेकंड इकॉनमिक रेवोल्यूशन आया था क्योंकि रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आ रही थी मिडल ईस्ट से और दूसरे कंट्रीज से। तो आप समझ रहे हैं कि मिडिल क्लासेस की इमरजेंस हो रही थी, ये इसकी अचीवमेंट्स थी। और फेलियर को देखें तो फेलियर बेसिकली मार्शल जो लॉ होता है उसमें जो पाकिस्तान की सोसाइटी होती है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और ड्रग्स और आर्म कल्चर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। पॉलिसीज़ में कन्फ्यूजन थी कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करें कि ना करें, और अंडर यूटिलाइजेशन थी रिसोर्सेज की, फॉरेन एड और रेमिटेंस पे हम गुजारा कर रहे थे, तो ये उसकी फेलियर थी। उसके बाद रिपीटेड चेंज ऑफ पोलिटिकल डिस्पेंशन को देखें तो और इसके बाद इनकन्सिस्टेंसी थी इकॉनमिक पॉलिसीज़ में। पीपीज़ पॉलिसी जो प्रो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थी, जबकि जो ज़िया साहब की थी पॉलिसी तो वो प्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी। ये भी बहुत इनमें जो प्रॉब्लमेटिक आया था, इम्बैलेंस हो गई इकानमी हमारी। उसके बाद आईएमएफ पे हम डिपेंड हो गए और वर्ल्ड बैंक पे हमने स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट के जो मद पे हमने उनसे कर्जा लेना शुरू कर दिया। फेज 5 आती है जिसे डेकेड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहते हैं, 1989 में, और 1999 तक ये जाता है। इसमें मोर देन 3 जो गवर्नमेंट्स आई वो आती फिर चली जाती, फिर थोड़ी देर बाद आती। तो 2-3 सालों के बाद जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो उनकी पॉलिसीज भी चेंज होती हैं, और जब पॉलिसीज चेंज होती हैं तो उनकी सारी डेवलपमेंट जो इकानमी होती है वो क्राइसिस में आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा लार्ज कट बनाया गया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, जो कि 9.3% जो कि 1989 में था, और वो 3% रह गया था 1999 में। जी आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और 1996 से 1997 तक जो ओरिजिनल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था 105 बिलियन, 105 बिलियन का था, वो जस्ट कम हो के 85 बिलियन पे आ गया था। तो इसके बाद जो हमारी सब्सिडीज़ थी वो विदड्रा हो गई थी, और उसमें रेट्स ऑफ बेसिक यूटिलिटीज़ थी वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गए, जिसमें गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। तो वो आईएमएफ की आप समझ लें कि और हमें जाना पड़ रहा था मजबूरी में। तो इसके कंसिक्वेंस ये निकले कि पॉलिसीज़ जो है ना वो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम आप समय के गुजरते चले गए। फेज 6 आती है इसमें, डेकेड ऑफ विंडफॉल इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस 1999 से 2008 तक, ये जरदारी दौर तक। इसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं कि फाइनेंशियल एड होती है क्योंकि वार ऑन टेरर शुरू हो गई, ग्लोबल वार ऑन टेरर। तो कंज्यूमर इकोनॉमिक्स जो है ना वो बूस्टेड हुई, डेथ जो है ना वो रीशेड्यूल हुआ। उसके बाद सॉफ्टवेयर लॉन्ग टर्म लोन हमें मिले, पावर शॉर्टेज इंक्रीज़ हुआ। ये पावर शॉर्टेज ये 2008-7 के बाद इंक्रीज़ होना शुरू हुआ। सर्कुलर डेप्ट हमारा इंक्रीज़ हुआ, और एफडीआई हमारी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई थी क्योंकि हम वार ऑन टेरर में मूव कर रहे थे। इसके बाद इम्पैक्ट जो हुआ प्राइवेटाइजेशन पे वो नेगेटिव रहा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो पीपल थे वो कंसर्न थे। उसके बाद जैदी के मुताबिक ऑलमोस्ट ऑल दी एग्रीमेंट्स विद आईएमएफ वर साइंड बाय केयर टेकर गवर्नमेंट्स। इवन इन 2001 1.2 बिलियन जो पॉवर्टी रिडक्शन और ग्रोथ फैसिलिटी एग्रीमेंट था वो भी एक अनइलेक्टेड मिलिट्री रिजीम ने आप समझ लें कि वो आईएमएफ से वादा किया था। तो जो एग्रीमेंट थी आईएमएफ से वो बेसिकली एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उनकी कंडीशन होती हैं, उनके तहत हम आईएमएफ ने हमें 7.6 बिलियन दिए थे। तो ये लोन बेसिकली 3 सालों के लिए था। और इसके बाद फेज 7 शुरू होती है जिसमें पीरियड ऑफ ब्लीडिंग इकानमी आती है। 2008 से लेके 2013 तक ये रिला करता है। इसमें इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन होती है, करप्शन पीक पे होती है, रेंटल पावर यूनिट्स होते हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल बारोइंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, और एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो डिक्रीज़ होती है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, और टेररिज्म का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना। उसके बाद रुपये की डिवेल्यूशन होती है। ये जुलाई 2016 से लेके ये जनवरी 2019 तक का ये आप इसमें देख सकते हैं कि ट्रेडिंग इकानमी जो थी उसमें स्टेट बैंक ने इशू की थी। उसके बाद फेज़ 8 आती है जिसमें पीरियड ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन होता है 2008 से 2013 तक। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होती हैं, और सर्कुलर डेप्ट एंड होता है, एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, और स्टेबलाइजेशन ऑफ करेंसी को की ट्रैक की जाती है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इंक्रीज होती है। इसके बाद अगर हम इसकी एक चार्ट देखें तो ये आप देख सकते हैं इसमें पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेप्ट, ये आप 2012 से 2015 तक आप इस मैप में देख सकते हैं कि कितना वो इंक्रीज़ हुआ, पहले फिर डिक्रीज़ हुआ। ये आप 7/1/2014 को देखें तो हमारा फॉरेन डेप्ट कितना था, और 1 जनवरी 2015 को देखें तो हमारा कितना डिक्रीज हो गया था। इसके बाद अगर हम देखें फेज 9 को तो इसमें पीरियड ऑफ लोन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ आता है जो 2013 से 2022 तक रहा। तो इसमें क्या आता है, बेसिकली पाकिस्तान 6.3 बिलियन आईएमएफ की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जो कि रिड्यूसिंग एनर्जी शॉर्टेज, स्टेबलाइजिंग पब्लिक फाइनेंस या इंक्रीजिंग रेवेन्यू कलेक्शन और इंप्रूविंग इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन के लिए हम लेते रहे हैं। तो ये
इसमें लोअर ऑयल प्राइसेस, बेटर सिक्योरिटी, हायर रेमिटेंसेस, तो कंज्यूमिंग स्पेंडिंग रुपी, तो इसमें 4.3% फिस्कल ईयर 2014 से 2015 तक रहा है। तो मैनी क्लेम दैट द PMLN गवर्नमेंट 2013 to 18 लेफ्ट द इकोनॉमिक स्ट्रॉन्गर, बिगर एंड बेटर। हाउएवर इट वाज एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन ओनली ग्रोथ रेट्स, जो कि बिल्कुल हमें सर्टिफाइंग नज़र आती हैं। अगर हम स्टेटिस को देखें तो वो सपोर्टिंग होती हैं, क्योंकि IMF लोन हमें स्कीम दे रहा था। इस पीरियड में जो पाकिस्तान ने मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट को फेस किया, वो आप देख लें कि एक्सपोर्ट की जो डिक्लाइन थी और इंपोर्ट जो है ना उसका बिल्कुल फ्लैट रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इग्नोर किया गया, लार्ज पब्लिक डेप्ट और उसमें लैक ऑफ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म भी थी। तो ये इसमें इस एरा में हमें मिलते हैं। इसके बाद फेज 10 को देखें, जिसमें पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, जो कि 2023 से 2022 से 2023 तक रहा है। तो ये जो एक्टिंग गवर्नमेंट, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से थी, या जो बाद में एक्टिंग गवर्नमेंट थी, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस में रहा है। क्योंकि रशियन इन्वेजन हुई थी यूक्रेन में 2022 में, ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। इसकी बहुत सारे और फैक्टर भी थे, जो कि पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बहुत डिक्रीज हो गए थे, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी टॉप पे आता है। तो एक्सेसिव एक्सटर्नल बारोइंग को देखें तो कंट्री के आप देख लें, इसमें जो स्पेक्टर था डिफ़ॉल्ट के हम दहाने पे खड़े थे उस वक्त। उसके बाद करेंसी हमारी फॉल होना शुरू हो गई, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंस में हम इंक्रीज हुए, और पुटिंग मोर स्ट्रेन ऑन फॉरेक्स रिजर्व। तो कंबाइंड विद द फैक्टर लाइक जैसे पुअर गवर्नमेंट होती है, लो प्रोडक्टिव पर कैपिटा है, जैसे कि 2022 में पाकिस्तान फ्लड था, तो ये इससे एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एक इंक्रीज हुआ, जिसमें जिसने पाकिस्तान को एक ऐसे स्टेप पे आ खड़ा किया कि फिर IMF की तरफ हमें जाना पड़ा, जिसने हमें 6 बिलियन बेल आउट डील मुहैया की। तो इसमें देखते हैं कि जब पाकिस्तान पावर में आती है 2018 में, ग्रोथ रेट उस वक्त फॉलोइंग ईयर 2018 में 5.84% होती है। तो इसका मतलब यह है कि एक साल के बाद, जबकि पूरी दुनिया उस वक्त कोरोना में थी, कोविड में थी, तो वर्ल्ड इकानमी में इसमें हम कहाँ पे खड़े थे। इसका मतलब यह है कि इकानमी हमारी श्रिंक हो रही थी, ग्रोथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइन। 2019 में हमारी ग्रोथ जो रेट थी वो 0.99, और फॉलोइंग ईयर 20 में ये रिकॉर्डेड हुई 0.38। इसके बाद फेज़ 11 आती है, जिसे पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस और करंट सिनेरियो 2024 में डिवाइड करते हैं। वर्ल्ड बैंक मैंने प्रोजेक्ट किया है पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 1.7% होगी 2023 से 2024 तक, और 2.4% होगी 2024 से 2025 तक। तो ये आप देख लें कि रिकवरी 0-0.2% होगी, जो प्रीवियस फिजिकल ईयर था। तो डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के, SDPI के, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे ही रशिया यूक्रेन की टेंशन चलती रही, तो आप समझ लें कि मिडल ईस्ट में भी सिचुएशन ऐसे रही, तो ये हमारे जो प्राइसेस हैं ये बहुत उसमें इम्पैक्ट डालेंगे, जो कि हमारी इकानमिक आउटलुक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे उस पर। पाकिस्तान इकानमिक ग्रोथ को आप ये देखें, ये 4 गवर्नमेंट्स का आपको एक एनालिसिस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये परवेज़ मुशर्रफ लेड जो डिक्टेटरशिप या मिलिट्री आर्मी कू था या आर्मी रिजीम था, उसके बाद जरदारी पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत थी, फिर PMLN की हुकूमत आई, और एंड पे 2018 में आप देखें तो ये इमरान खान PTI लेड गवर्नमेंट आई। तो इसमें कोविड के दौरान ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो पाकिस्तान इन्फ्लेशन को देखें तो ये पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है, जो कि आप देख सकते हैं इस टेबल में, चार्ट में कितना % इंक्रीज़ हुई है। इसमें भी देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल पब्लिक डेट है वो कितना हमारा राइज हुआ है 2022 में, 15 से लेकर 2022 तक। इसके बाद ये देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन फॉरकास्ट देखें तो 2023 की जो डेवलपिंग एशियन कंट्रीज़ हैं, हम उनका मुवाजना भी कर सकते हैं। और ये एक्सटर्नल डेप्ट है कि एक्सटर्नल डेप्ट कितना इंक्रीज़ हुआ है। आप पाकिस्तान को एक ग्लैंस में देख सकते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उसका लिटरेसी रेट क्या है, उसके रिलीजन क्या है, और पाकिस्तान रुपये को देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें, और इसके बाद एरिया को देखें, या इसके GDP को देखें, पर कैपिटा देखें, या ग्रोथ रेट भी आप इसमें देख सकते हैं कि ये कहाँ से थी, ये अल जजीरा से ली गई है। तो डॉलर को देखें तो इसमें ये आप देख सकते हैं रुपये और जो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान का डॉलर है, उसमें ये पाकिस्तान की ग्रोथ जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान ग्रॉस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो ये 2023 में इसके मिड में दे देखें आप कितना डिक्रीज हो गए थे। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की थी। ये पाकिस्तान एवरेज GDP ग्रोथ रेट है पर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की सारी गवर्नमेंट को दी हुई है आसिफ अली जरदारी से। जो की फिजिकल ट्रेंड को देखें पाकिस्तान में, तो वो कौन कौन से हैं की फिजिकल ट्रेंड। आप पॉवर्टी रेट देख सकते हैं, तो 95 मिलियन पीपल जो है ना वो पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं। पॉवर्टी रेट जो 34.2% है, वो अब 39 से 4% लास्ट ईयर में था। तो इसका मतलब यह है कि 12.5 मिलियन एडिशनल पीपल पॉवर्टी में ऐड हो गए हैं। ये 2023 में देखें 39.4%।
इसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को देखें पाकिस्तान में, तो वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है ये आप देख सकते हैं, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इंडिकेटर ऑफ एमपीआई, जिसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं, वो आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद रिलेटिवली जो मैक्रो इकॉनमी परफॉर्मेंस है वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ जो फोरकास्टिंग की है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की, आप इसमें भी देख सकते हैं। एक्सपोर्ट हमारी ये कहाँ तक पहुँची है ये इस चार्ट में देख सकते हैं। ये देखें एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट भी ये देखें आप, इंपोर्ट भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद पाकिस्तान इन्फ्लेशन रेट को देखें तो ये इन्फ्लेशन रेट जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, इन्फ्लेशन रेट कहाँ से कहाँ पे वेरी करता है। तो ये 2022 का आप इसमें चार्ट देख सकते हैं। ये जीडीपी फोरकास्ट जो एशियन डेवलपमेंट की है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। आप देखते हैं कि चैलेंजेस टू पाकिस्तान इकानमी, वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के चैलेंज को देखें तो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो कि पाकिस्तान की इकानमी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उससे बहुत कम करते हैं। जैसे आप ये इसमें देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास सेविंग रेट 6% है, जो कि हमें 24 से 25% चाहिए कि हमारे पास 6% है जस्ट ओनली। इंडिया का 34% है, जबकि चाइना का 50% सेविंग रेट है। तो इसके बाद आता है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। 2007 से 2008 तक 80% हमारी इंपोर्ट जो है ना वो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग से होती थी, जिसमें रेशियो 50% रहा है सिर्फ, जबकि हमारा 60% और गैप ऑफ 40% रहा है। इसके बाद वी इम्पोर्ट मोर देन एंड एक्सपोर्ट लेस को देखें तो पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था चाइना के साथ, मगर फिगर इन ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ चाइनीज इंपोर्ट की वजह से ये मैच नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की 1% चाइनीज एक्सपोर्ट भी कम होती हैं। इसके बाद गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट्स अर्न एज रेवेन्यू। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो टेक अवे है वो 20% है नेशनल इनकम जो इसकी होती है। 80% लेफ्ट जो प्राइवेट सेक्टर है, 20% जो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद 2007 से 8 को देखें तो पाकिस्तान के जो फिजिकल डेफिसिट था वो मोर देन 7% था, और जो कि रेवेन्यू जस्ट 13% था जीडीपी का, जो कि एक्सपेंडिचर उसका 20% था। इसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि डिफेंस टेक अवे ऑफ इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बट इससे एग्री नहीं हो, क्योंकि डिफेंस भी ज़रूरी है हर कंट्री की सोवरेनिटी के लिए। तो आवर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो वर्ल्ड ट्रेड में हमारा शेयर है, तो वो 0.2% 1990 में था, तो 20 सालों के बाद हमारा 0.12% रह गया है। ठीक है, ये शेयरिंग अगर उसमें आप ये देखें तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम मार्केट में जाती हैं, जैसे यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, या कुछ मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाता है। तो हम बैडली लैग इन सोशल, हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हमारा कुछ सही जो सही वो नहीं कर रहे, प्रोग्रेस नहीं कर रहे। हमारा लिटरेसी रेट भी बहुत है, पॉवर्टी रेट भी बहुत ज़्यादा ये है। उसके बाद हमारा कैपिटल जो इनकम है वो भी बहुत कम है। इसके बाद हम फेस जो एनर्जी और वाटर शॉर्टेज को भी हम फेस कर रहे हैं। तो वाटर शॉर्टेज और एनर्जी शॉर्टेज की वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो बंद रही है। तो इस इंडस्ट्री अगर बंद रहेगी तो फिर हमारी इकानमी पे भी वो बैड इंपैक्ट डालेगी, और हमारी जो है इकानमी बहुत वीक हो जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखें तो रिसेंटली ये 2022 से 23 में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए हैं, तो ये इसी की वजह से आए। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, जो कि नियर डिफॉल्ट स्टेट को ले जाते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 20 बिलियन है बीन एडेड इन एक्सटर्नल डेबिट, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोलैप्स कर गई है। इसकी वजह से 1/10 ऑफ द लेवल 2013 में था, आज तो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद इनफॉर्मल इकानमी, जब हम इनफॉर्मल इकानमी यूज़ करती हैं, जैसे कि यूएस 34 बिलियन पर एनम, अबाउट 31 टू 44 जो उनकी जीडीपी है एफबीआर के मुताबिक, आप उनको ये देख सकते हैं। उसके बाद यह है कि हम मैक्रो इकानमिक इशू जो है ना हम उन्हें प्रेस करते रहते हैं, जैसे लो ग्रोथ है। उसके बाद स्पायरिंग इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं करते, जो फिजिकल डिसिप्लिन है, और हाई फिजिकल डेफिसिट है, और ट्रेड डेफिसिट है, और इंटरनल और एक्सटर्नल डेट बढ़ना जो इंक्रीज होता जा रहा है, और जो करेंसी की जो प्रेशर है टू डिप्रिशिएट एंड डिविंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये उसके बाद पॉवर्टी और वर्सनिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैक्रो इकॉनमिक्स में इमेज प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और इसके सोल्यूशन कौन कौन से हैं कि जो चलिए पाकिस्तान इकानमी को हम ओवरटेक या कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवाइविंग इकानमी इज एन आर्ट। ग्रोथ कमीशन माइकल स्पेंसर रॉबर्ट, उसने एक रेसिपी दी थी जो कि स्ट्रॉन्गर इकानमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी थी। तो इसने माइकल स्पेंसर ने एक रिकमेंडेशन दी थी, जो रेसिपी थी उसके मुताबिक एक्सपीरियंस जो ऑफ 13 कंट्रीज economies that experienced sustained high growth, these economies that have achieved 7% or more growth for 25% or more, reveals that among few other things the 5 common element वो कौन कौन से हैं: fully exploited world economy, ensured macroeconomic lab stability, high rates of saving and investment, market allocated resources, और committed, credible and capable government।
ये 5 पॉइंट उसने दिए थे जो इकानमी की रेसिपी उसने बताई थी। इसके बाद कुछ हमें नेशनल साइकी और माइंडसेट जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारी इकानमी इंप्रूव होगी। उसके बाद हमें ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करना पड़ेगा कि ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड कैसे करें, उसके लिए हमें प्लानिंग और पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपनी इकानमी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद करप्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे जो यंग लेबर फोर्स है, दुनिया में बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनकी यंग लेबर फोर्स है, पाकिस्तान भी उनमें से एक है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी जो यंग उनकी लेबर फोर्स है उसका यूज़ करे, और गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, रूल एंड लॉ होना चाहिए, डिवेल्यूशन होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। इससे हम करप्शन को कर्बिंग करने में बहुत रोल प्ले करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग जिसे मोस्टली लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं, उन्हें इंप्रूव करना चाहिए। इससे इंप्रूव करने में ये होगा कि हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या रेमिटेंस जो है ना वो हमारी इंक्रीज़ होगी। इसके बाद हमें स्टेबलाइजिंग पॉलिसीज़ को रिविजिट करना पड़ेगा कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो कैसी जा रही हैं, जो डायरेक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसको एड्रेस करें। फिस्कल पॉलिसीज़ को हम टैक्स पॉलिसी चार्ज को देखें, और एक्सपेंडिचर जो मैनेजमेंट पॉलिसी है उसको देखें। हम इस बेस पे हम इन्हें कंट्रोल कर सकेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर रिफॉर्म करनी चाहिए। स्ट्रक्चर रिफॉर्म में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आती हैं, जिनमें बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म आता है, और स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म होनी चाहिए, और टैक्स रिफॉर्म होनी चाहिए, जिनमें टैक्स कलेक्शन में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, और टैक्स इवेजन और अवेयरनेस में मिनिमाइजेशन होनी चाहिए। उसमें रिसर्च बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, कैश टैक्स जो गैप की जो टैक्स गैप होता है। तो इसके बाद ट्रेड रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, टैरिफ रिडक्शन। पॉलिसी प्लानिंग में देखें तो डीरेगुलेटिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस, उसके बाद पेट्रोल एंड गैस प्राइसेस। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में देखें तो प्राइवेटाइजेशन, कंसेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिविल सर्विस रिफॉर्म को देखें तो इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और जो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है उनमें। इसके बाद मिसलेनियस कुछ दूसरे भी हैं जिनमें हमें जीडीपी रेशियो को एक अराउंड 25% होना चाहिए, जो कि हाई ग्रोथ रेट इकानमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद टैक्स कलेक्शन को इंप्रूव करें, और कंट्रोल ओवर एक्सपेंस को सीरियसनेस लें। पॉलिसी और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। उसके बाद हमारी जो है ना, if we do that, then a lot more can happen with some same amount of resources which are being wasted today, and the economic growth rate can be raised from 6 to 7% average to 8 to 9% annually। तो इस वजह से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इकानमी ऑफ पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह ये हम कंक्लूजन में देखते हैं कि पाकिस्तान के पीपल है तो पोटेंशियल भी है, उनके पास नेचुरल रिसोर्स भी हैं। तो अगर गवर्नमेंट उनको वाइजली यूज़ करे और उनको प्लान करे और पीपल हार्ड वर्क करें, तो पाकिस्तान की इकानमी जो है ना एक नया लेवल पे आ सकती है। तो ये याद रखें, हमें नेशनल साइकी और माइंड सेट को चेंज करना है, हमें ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करना है, और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव में लाना है, और मोर एंड क्वालिफाइड यंग लेबर फोर्स को डेवलप करना है, और गवर्नेंस को अच्छा करना है, डिवेल्यूशन और सेंट्रलाइजेशन होनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इकानमी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो सामीन, ये हमारी आज की इकानमी ऑफ पाकिस्तान थी। उम्मीद है इसमें फैक्ट्स एंड फिगर जो दिए गए हैं वो आपको अच्छे लगेंगे, ये आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।